एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की वन शॉट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जाना था, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी थी, तो उसमें बच्चों जो सेकेंडरी एक्टिविटी थी ना, वो इसी इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अब ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेसन में, लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत करते हैं बच्चों इस लेसन के इंट्रोडक्शन के साथ। तो पहला टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इस लेसन की मेन थीम भी है। अब मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली हम करते क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पर ही इसे समझते हैं। हम प्राइमरी सोर्स का यूज करके जो रॉ मटेरियल होता है उसको लेते हैं और उसी रॉ मटेरियल से हम एक रेडी प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उसका आगे चल के हम प्रोडक्शन कर सके। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाता है। जैसे वुड से बेड बना दिए, वुड से ही मेज बना दी, तो ये कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि अभी हमने बात करी ली है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखना है ना, तो आप इस सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। इसी से आइडिया मिल जाएगा कि वो कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो इसी के अंदर बच्चों एक मेन टॉपिक आता है जो कि है इनकी इंपॉर्टेंस को लेकर। क्यों इतना ज्यादा ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो सबसे पहले हम इनके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये जो चीज है वो काफी वैल्यूएबल है। सबसे पहले देखिए, हमारे देश के अंदर एंशिएंट टाइम से जो एग्रीकल्चर है वो होता आ रहा है। आज भी बहुत से जो लोग हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी ना हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरफेयर देख लिया है। सो दैट इज वाई जो आज की एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है। तो इसीलिए पहला ये सब जो पॉसिबल हो पा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से ही हो पा रहा है। इसके अलावा अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कनेक्ट होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और उसका एक बेनिफिट तो ये मिलता जा रहा है कि लोगों को जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। सो इसीलिए प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो भी अब कम होते जा रही है इसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर स्टेट कनेक्शन भी हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है तब वो खाली नहीं है। लास्ट है ब्रिंगिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बाहर बेचते हैं। अब बाहर बेचने से होता क्या है कि जो बाहर का पैसा है वो हमारे देश में आता है, इससे फॉरेन एक्सचेंज होता है। इसलिए जो इंडिया है वो एफडीआई के ऊपर ज्यादा फोकस भी करता है, ताकि बाहर के देश भी हमारे देश में आए, अलग अलग टाइप की अपनी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करे और यहाँ के लोगों को उससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा हो सके। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट्स होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। अगर हम बात करें बच्चों उन फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जा सकता है लोकेशन के बिहाफ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स की। अब फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 वो है फेवरेबल क्लाइमेट। आप एक ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करोगे जहां का जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि उन प्रोडक्ट का ज्यादा एक तरीके से यूज करती है जो कि विंटर सीजन में ज्यादा अच्छे तरीके से काम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजेस हो जाता है समर सीजन के अंदर, क्योंकि भैया इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, तो क्लाइमेट अगर फेवरेबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए क्लाइमेट तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि रॉ मटेरियल के थ्रू ही हम रेडी प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका आगे चल के उसे प्रोड्यूस कर सके। और साथ ही अगर एनर्जी नहीं होगी तो फिर ये जो जितनी भी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो रन कैसे हो पाएगी? तो ये सारे फिजिकल फैक्टर माने जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर की अगर बात की जाए किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश होने में, तो किन किन चीजों की नीड्स होती है? नंबर 1 लेबर की। हालांकि इंडस्ट्री के अंदर जितना भी काम होता है वो मशीनों के
द्वारा ही किया जाता है, लेकिन मशीनों को मैनेज करने के लिए भी तो लेबर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए लेबर हो गया। और विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कोई भी चीज वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाती, तो कैपिटल का होना जरूरी है। मार्केट, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट को बना रहे हो उसे आगे चल के मार्केट में तो बेचोगे ही, और साथ ही बच्चों गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी वेरीफाई नहीं हो पाएगी तो वो इंडस्ट्री कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। और किसी भी काम को करने से पहले एंटरप्राइज यानी कि एक तरीके से उसकी प्लानिंग करना जरूरी होता है, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और अगर मैं पहले भी आपको बता रखा है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो पॉसिबल ही बच्चों ट्रांसपोर्ट की वजह से है, ताकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका मूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट की वजह से हो सके, तो इसका भी होना जरूरी है। तो ये ह्यूमन फैक्टर है, आप सारे अच्छे से याद जरूर रखना। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि थोड़ा बहुत वाइड टॉपिक है लेकिन काफी लिमिटेड साइज का कंटेंट है। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजरली हमें 5 टाइप का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर रोल, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एंड लास्ट है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट और रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले बात आएगी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की। सो बच्चों ओनरशिप के बेस पर हमें 4 टाइप्स देखने को मिलती है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है जॉइंट और लास्ट है कोऑपरेटिव। अब पब्लिक सेक्टर की बात आ रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसका रोल ज्यादा होगा, ऑन या फिर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। फॉर एग्जांपल भेल सेल का आपने नाम सुना होगा, BHEL, जो कि है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनके द्वारा ऑपरेट की जाती है पब्लिक सेक्टर। उसी तरह अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट में इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा काम आएगा। तो ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जानते हैं, बजाज ऑटो आप ले सकते हो, अडानी जी के बहुत सारे इतने सारे पोर्ट्स हैं उनका भी नाम लिया जा सकता है। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि दोज इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जिसमें एक लीडर या फिर लीडरों का ग्रुप किसी स्टेट के साथ एक तरीके से कोलैब करके उस सेक्टर को रन करता है। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड का आप एग्जांपल दे सकते हो। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि भैया दोनों चीजें बटी हुई है, तो ये ऑपरेट किए जाते हैं प्रोड्यूसर और सप्लायर्स के थ्रू, जिसके अंदर वर्कर्स और सारे एक दूसरे के साथ शामिल होता है, जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज, यानी कि कोई ओनर एक नहीं है, परसेंटेज अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है उसकी, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, 4 टाइप के। उसके बाद बात करते हैं इनके मेन रोल के अकॉर्डिंग। तो मेन रोल के अकॉर्डिंग बच्चों 2 टाइप्स देखने को मिलती है, एक है बेसिक इंडस्ट्री, दूसरी है कंज्यूमर। अब बेसिक को आप होलसेल में काउंट कर सकते हो और कंज्यूमर वाली रिटेल में। बेसिक में होता है कि दोज इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, ये सारे इसके एग्जांपल है। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या होता है कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी बनी रहती है कंज्यूमर के साथ, यानी कि दोज इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, पेपर, फैंस एक्सेट्रा। थर्ड की बात करते हैं बच्चों कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। एक होता है इसके अंदर मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम। तो मिनिमम जो है वो स्मॉल स्केल वाला हो गया, जिसमें आप कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक की ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसके आगे आप नहीं क्रॉस कर सकते। अगर आगे क्रॉस करते तो फिर वो लार्ज स्केल में क्या हो जाती है, काउंट हो जाती है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही मिनिमम जो होती है वो 1 करोड़ की होती है, और जबकि इसमें मैक्सिमम ही 1 करोड़ तक की हो रही है। चौथा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूजेस। तो ये 2 टाइप्स के होता है, एक होता है एग्रो वाला जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो कि डिफरेंट टाइप्स की है, और इनके बारे में सेपरेटली हम बात भी करेंगे। तो कैटेगराइज वाइज देखें तो कॉटन, शुगर एंड जूट, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाई जाती है। और मिनरल की अगर बात की जाए तो जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, एल्युमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी की सारी आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। लास्ट है बच्चों बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल के बिहाफ पर। तो एक है हैवी और दूसरा है लाइट। अब हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती है, यूजेस बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा बल्क में एक तरीके से रॉ मटेरियल का यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो जो गुड्स है वो प्रोवाइड करवा सके। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
हम बार बार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, अभी इसका एक मेन रीजन अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है इसके प्रोडक्शन में। लाइट इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली ये लाइट ही चीजें यूज करेगी, यानी कि यूजेस लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो ये 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है बच्चों, अच्छे से याद रखना, बड़े सिंपल से ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की, तो यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर एग्रो और मिनरल दोनों शामिल हैं। एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन, आयरन, फर्टिलाइजर, जूट, एल्यूमिनियम, सीमेंट, आईटी, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड शुगर, इन सभी का नाम दे रखा है। तो पहले बात करेंगे बच्चों हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। तो अगर देखा जाए इनके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, तो ये 1854 में पहली स्टैब्लिश हुई थी मुंबई में। और महात्मा गांधी जी जो थे वो वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या थे, खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने स्वदेशी को अपनाने की बात की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि भैया चरखा चलाओ, है ना। तो उनका कहना था कि स्पिनिंग ऑफ यार्न एंड वियरिंग खादी सो दैट वेवर्स कुड गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि भैया खादी पहनो और सूत काटो, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी बुनकरों के लिए, क्योंकि वो अंग्रेजी जो हुकूमत थी जिन्होंने औद्योगिकरण लाया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया था, वो उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि उसके अगेंस्ट थे। इन द अर्ली ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री was concentrated in the cotton growing belt of महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो शुरुआत में जो सेंट्रलाइज थी ये महाराष्ट्र एंड गुजरात बेल्ट में ही थी, लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ी, ऐसी बात नहीं है। और इन सभी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए जैसे रॉ मटेरियल की नीड्स होती है, मार्केटिंग की, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, पोर्ट के तौर पे लेबर एंड क्लाइमेट कंट्रीब्यूट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज है वो ग्रो कर पाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्रीज की, देखिए जब भी कभी गवर्नमेंट पॉलिथीन को बैन करती है तो जो जूट वाले बैग होते हैं ना, जो रस्सी वाले, तो ब्राउन कलर के होते हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी पुराने टाइम से इंडिया के अंदर जो जूट का प्रोडक्शन है वो बड़े मात्रा में किया जाता रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड एंड स्टैंड एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा जूट आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा, और वो भी मुख्यतः तौर पे उस जगह पे जो कि बांग्लादेश से कनेक्ट ही है एक तरीके से, क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था तो ये बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे इसलिए क्योंकि ये भी इंडिया का ही पार्ट है। इन इंडिया जूट इंडस्ट्री हाईली कंसंट्रेटेड मेनली अराउंड द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो एक तरीके से ये पूरा जो एरिया है वो जूट का है। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब अच्छा खासा है, और चीप लेबर अवेलेबल है, और वाटर सप्लाई की कोई कमी नहीं देखने को मिलती। सो दैट इज वाई जो कोलकाता है बच्चों, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, वो एक तरीके से प्रोवाइड कराता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज जूट के एक्सपोर्ट्स के लिए, ताकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थर्ड हम बात करेंगे बच्चों शुगर इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। दूसरे नंबर पे इंडिया, पहले नंबर पे कौन है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, लेकिन ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांड, जो कि एक तरीके से गुड़ आप जानते हो और खांड भी ब्राउन कलर की होती है, शुगर टाइप, ठीक है। शुगर मिल इन इंडिया स्प्रेड ओवर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ये देखने को मिलती है। यूपी तो सबसे ज़्यादा वैसे। कुछ हाल ही के समय में आप कह सकते हो कि फॉर द मील टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र के अंदर, इसका एक तरीके से स्प्रेड करने की भी बात की गई है। उसका मेन रीज़न है कि एक तो वहाँ पे अच्छा खासा क्लाइमेट है, वो चीज़, और दूसरा कोऑपरेटिव जो समिट्स है वो भी अच्छी खासी है, और हायर सरकोस कंटेंट देखने को मिलता है शुगर केन का। तो इस वजह से ये इन सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में भी देखने को मिल रही है। इसके कुछ चैलेंजेस भी है इस इंडस्ट्री के, फॉर एग्जांपल सीजनल नेचर इसका देखने को मिलता है, ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पुराने तरीके से काम करना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, और कभी कभार तो ट्रांसपोर्ट डिले भी हो जाता है। तो इसलिए ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सुधारे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधारे जा सकते।
फोर्थ है बच्चों आयरन इंडस्ट्रीज की। अभी इतनी देर से हम आयरन की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंडिया की जो आयरन इंडस्ट्रीज है ना वो वर्ल्ड फेमस है। वो कैसे, देखिए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री, फिर चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो या फिर लाइट्स हो, ये सारी की सारी अपनी मशीनों को लेकर डिपेंड्स करती है इसी इंडस्ट्रीज के ऊपर। रेशियो देख लीजिएगा आयरन और कोकिंग एंड लाइमस्टोन का 4:1, यानी कि टॉप पर आयरन है। 2016 के अंदर बच्चों 95.6 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन हुआ था और इंडिया की जो रैंक थी वर्ल्ड में वो पूरे थर्ड पोजीशन पे आई थी क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। और इसके अलावा भी आप कह सकते हो कि इंडिया ज़्यादातर फोकस इसी इंडस्ट्रीज के ऊपर करता ही है। आपने टाटा स्टील का तो नाम सुना ही होगा। और मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केटिंग देयर स्टील थ्रू द सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। छोटा नागपुर जो कि बच्चों झारखंड में इसका ज़्यादातर एरिया आता है हमें प्लेटू का, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिलता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। क्यों? क्योंकि एक तो लो कॉस्ट पर ये अवेलेबल है और साथ ही टॉप क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है, चीप लेबर है और लोकल मार्केट भी अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। और साथ ही बच्चों कुछ रीज़न है कि ये सारे एरियो में नहीं फैल सका। एक तो है कि इसकी जो लागत है, कॉस्ट है, वो हाई है और ऊपर से कुकिंग कोल के लिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। उसके अलावा लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है लेबर्स की और जो सप्लाई है वो भी इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसमें कमी देखने को मिलती है। दैट इज वाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हो सका है, मतलब इसकी जो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये तो आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में हो गया। फिफ्थ है बच्चों एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्योंकि एक तो ये काफ़ी लाइट होती है, ऊपर से जो कोरोसिन है उसे भी रेजिस्ट करती है, साथ ही जो हीट है वो भी बेस्ट माना जाता है, और जब ये अदर मेटल्स के साथ मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर इनके देखा जाए प्लांट्स को तो उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में इनके जो प्लांट्स हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर इनके एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो वो कौन कौन सी चीज़ की नीड्स होती है। सबसे पहले अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो सेल्स होते हैं उनके पोर्ट्स कनेक्ट होने के लिए इनकी आवश्यकता ज़्यादा रहती है, और साथ ही जो चीप रॉ मटेरियल है वो भी अवेलेबल होना ज़रूरी है। सिक्स्थ की बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज की, तो देखिए इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के जो केमिकल है वो इंडिया दोनों ही प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल्स की तो इसमें पेट्रोकेमिकल्स जो कि यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग किस किस की, फाइबर की, रबर, प्लास्टिक, डे स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए सारे के सारे यूज किए जाते हैं। ऑन दी अदर साइड जब इनऑर्गेनिक की बात आती है तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, अल्काइन, सोडा ऐश, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ओवरऑल इनका जो जीडीपी प्रोडक्शन है वो 3% तक कवर अप करता है, और इंडिया जो है वो एशिया के अंदर थर्ड पोजीशन पे है और वर्ल्ड के अंदर केमिकल इंडस्ट्री में वो 12th पोजीशन पे देखने को मिलता है। तो ये भी काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। सातवीं है बच्चों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया को लेकर बात हो रही है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, इन सभी के लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। और जो पोटाश है ना वो अभी हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज व्हाई हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट यानी कि खरीदनी पड़ती है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960-70 के डिकेड में हमें देखने को मिली थी, तो इसकी वजह से इस इंडस्ट्री की जो डिमांड थी और ज़्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब जैसे स्टेट्स में तो काफ़ी ज़्यादा इनका रोल रहा था। सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो देखिए बच्चों द इंडस्ट्री रिक्वायर बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक का लाइमस्टोन हो गया जो चूना पत्थर होता है, सिलिका, एल्युमिनियम एंड जिप्सम, इनकी नीड होती है। साथ ही कोल एंड इलेक्ट्रिकल पावर की नीड होती है रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ऊपर से इनका जो यूज होता है जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है ना उस एक्टिविटी में सीमेंट इंडस्ट्री काफी टॉप लेवल की देखने को मिलती है।
अगर इनके प्लांट्स की बात की जाए तो गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और साथ ही जो हमारी गल्फ कंट्री है ना बाहर की, वहाँ पर भी अच्छे खासे इनकी कनेक्टिविटी हैगी। उसी तरह बच्चों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये भी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है। सो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर अ क्विक ट्रांसपोर्टेशन गुड एंड पैसेंजर। फॉर एग्जांपल आफ्टर लिबरलाइजेशन जो 1991 में हुआ था, उसकी वजह से क्या देखने को मिला कि जो व्हीकल्स की डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई। स्पेशली बच्चों दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई जैसी जो आपको बिग सिटीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा लोकेटेड होती है, क्योंकि डिमांड भी बच्चों बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। आईटी एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भी काफी ग्रोइंग है, आज के समय सबसे ज्यादा यही मानी जाती है। इट कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू द टेलीविजन हो गया, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, ये सारे के सारे इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर और मोर ज्यादा जितने भी इक्विपमेंट है। बेंगलुरु जो कि साउथ इंडिया का स्टेट है, वो हब मानी जाती है, एक सिटी, यानी कि जैसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली है ना कैलिफोर्निया में, उसी तरह इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वो बैंगलोर को माना जाता है आईटी हब के तौर पे, ठीक है। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तो इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कर रखा है। इसलिए बहुत से जो इंजीनियर है ना, आपको जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडियन से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी टॉप 10 इंडस्ट्री थी डिफरेंट टाइप की, एग्रो और मिनरल बेस्ड। होप सो कि आपको सारी की सारी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। आपने अपनी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा वाटर पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, और साथ ही थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। थर्मल पॉल्यूशन जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हो कि जो वाटर का भी टेम्परेचर बदल दे, काफी हीट वाला होता है, ठीक है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले यूज ऑफ 3 R's, तो ये तो पहले ही पढ़ रखा होगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स विच आर ड्यूरेबल एंड कॉज लेस पॉल्यूशन। तो ये कुछ मेथड है जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये था बच्चों इस लेसन के अंदर मेन कंटेंट, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, और यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी के बारे में कोई भी एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, फिर चाहे वो एमसीक्यू मोड में हो या फिर बच्चों आपसे मैप वाली सीरीज में क्यों ना हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।